गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का कोई एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से संकलित है। जीवनी क्या होता है? जीवनी वह विधा है जो किसी महापुरुष के या किसी विशेष व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह होता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। हमारे देश पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे देश को आजाद कराया। इन्हीं महापुरुषों में सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रणी है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। उड़ीसा में एक जगह है कटक, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यह मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे। मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा परिवार जो ना तो गरीब ही होता है और ना ही बहुत अधिक संपन्न होता है, जिसको आप इंग्लिश में मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। तो इनका जन्म भी मध्यम वर्गीय परिवार में ही हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता प्रभा देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनके पिता की यह प्रबल इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा में जाएं। इसलिए 1919 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड भेज दिए गए। वहां इन्होंने 1920 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उस समय गिने चुने भारतीय ही आईसीएस की परीक्षा दे पाते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की सेवा नहीं करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा दे करके पुनः वह वापस चले आए, अपने देश भारत वापस चले आए और सन 1921 ईस्वी में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। इनका व्यक्तित्व और इनके कार्यों से प्रभावित होकर 1938 ईस्वी में इनको हरिपुरा सेशन का अध्यक्ष चुना गया तथा 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत बने। सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यह कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के पश्चात अनेक जाति धर्म के लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए, आगे चले आए। यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर जाति धर्म के लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आगे आ खड़े हुए। लोग सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही प्रेम करते थे और उन्हें आदर देते थे, उनका सम्मान करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का भी नारा दिया था। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिए। ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी ये
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि उस समय जो भी कॉलेजेस होते थे वो सभी अंग्रेजों की देख रेख में चलते थे और उनमें अगर कोई भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करता था तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता था। सुभाष चंद्र बोस भी कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग ले रहे थे, इसलिए इनको भी कॉलेज से निकाल दिया गया। एक बार तो एक ऐसी घटना हुई कि इनके इंग्लिश अध्यापक से, इंग्लिश टीचर से, इनके इंग्लिश के टीचर ने भारत के विरुद्ध कोई टिप्पणी की, कोई बात कही और उनके विरोध में ये खड़े हो गए। जब इनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब ग्रेजुएशन की आगे की पढ़ाई के लिए आशुतोष मुखर्जी ने उनका प्रवेश स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र से ग्रेजुएशन की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और फिर ये ICS परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड भेजे गए और वहाँ लंदन के इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इन्होंने 1920 में सिविल सेवा की परीक्षा की और उस परीक्षा में न केवल ये पास हुए बल्कि चौथा स्थान प्राप्त किए। उस समय भारत के गिने चुने विद्यार्थी ही सिविल सेवा में भाग ले सकते थे और उसमें केवल एक बार ही बैठने का मौका मिलता था। क्योंकि यह एक राष्ट्रवादी थे, अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज्य में काम करना स्वीकार नहीं किया और फिर इस्तीफा देकर वो पुनः भारत लौट आए। उसके पश्चात इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना आरंभ कर दिया। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन के सहायक के रूप में काम किए। इसके लिए कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, कई बार इनको गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, इनकी तबीयत खराब रहने लगी, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी अपने देश को आज़ाद कराने की, इसमें कोई कमी नहीं आई। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की जो प्रबल शक्ति थी वह जैसे कि तैसे बनी रही, यानी उसी तरह बनी रही जैसे प्रारंभिक अवस्था में थी। इनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया। सुभाष चंद्र बोस क्रांति में विश्वास करते थे। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि भारत को आज़ादी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर नहीं दिलाया जा सकता है। अंग्रेजों से युद्ध करके ही, क्रांति करके ही भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जर्मनी चले गए और वहाँ से फिर 1943 ईस्वी में सिंगापुर गए और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाले। वे जर्मनी और जापान की सहायता से ही 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज को तैयार किए। इन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी सेना को भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराने में
सफर कर दिया अपने सेना के द्वारा। वे अंडमान निकोबार पहुंचे और क्रांति के द्वारा, अपनी सेना के द्वारा इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर को आजाद करा दिया। यानी अंडमान निकोबार, नागालैंड और मणिपुर में भारत का झंडा लहरा दिया गया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई और इसके बाद आजाद हिंद फौज को फिर से वापस लौटना पड़ा, अपना कदम फिर वापस लौटाना पड़ा। वे वहां से आगे नहीं आ सके, किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत आज भी याद की जाती है। जो आजाद हिंद फौज की सेना की बहादुरी को आज भी लोग याद करते हैं और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस के बहादुरी और हिम्मत को आज भी लोग याद करते हैं। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद ही मिली है। उनके बलिदान के फलस्वरूप ही भारत आज़ाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला कि वास्तव में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई या नहीं हुई। लेकिन यह समाचार आया कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को यह समाचार आया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई है। तो बच्चों, यह है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। इस जीवनी को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्दों को याद करेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।